रिटायरमेंट के बाद अगर अच्छा जीना है तो बच्चे भी सेटल्ड होने चाहिए, बच्चे के लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करें। तो कैसे होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, एक अंदाजा आपको मिलेगा इस वीडियो में, और रियल डेटा के साथ में ये डिस्कशन हो रहा है। नाम मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। संजय बच्चावत, 1 लाख रुपए का महीने का खर्चा है इनका, 45 की इनकी एज है, और इनकी वाइफ संध्या बच्चावत, उनकी एज है 43 की, और उनको चाहिए कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए, क्योंकि हर किसी के मन में ये रहता है कि उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छा बीते रिटायरमेंट के बाद। पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार हक है किसी का भी कि उनकी जिंदगी अच्छी हो। मिस्टर संजय बच्चावत की बात करूं तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सीनियर मैनेजर है प्रोडक्शन में, और उनकी वाइफ लाइब्रेरियन है कॉलेज में। 20 साल का एक्सपीरियंस है संजय का, और संध्या का एक्सपीरियंस है 15 साल का एज ए लाइब्रेरियन। भाई रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है, आमतौर पे इंसान क्या कहता है, चलो रिटायरमेंट प्लानिंग में हमें कॉर्पस बता दो हो जाएगा। नहीं, इट इज नॉट सो सिंपल, इट इज कस्टमाइज्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लिए कोड बना दो, तो क्या 26 साल के लड़का जिसका वजन 50 किलो हो उसके अकॉर्डिंग मेरा शर्ट और मेरा कोड बन सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है अपने आप में, आपके जीवन में जितने भी तरह के गोल्स हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, जो आपने प्लान किया है, सो सबसे पहले समझ लीजिए कि प्लानिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। आपके जीवन में जो कुछ आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, आपके फाइनेंसेस भविष्य में जो होंगे उन फाइनेंसेस को मैनेज करना, भविष्य की जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आज 2026 में आपकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, संजय जी की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है। अगले साल की बात करूं तो उनकी दुनिया अलग है। अगर उनकी हेल्थ पे जाऊं तो संजय को शुगर की बीमारी है, ही इज डायबिटिक, और उनकी वाइफ को एकदम बीपी के बॉर्डर पे वो हैं। अब पॉइंट ये आता है कि बच्चों को सेटल करना है। सो डॉटर बड़ी है 14 साल की, उसको सेटल करना है, तो बेटी के लिए क्या प्लान किया है? तो कस्टमाइज्ड प्लानिंग क्या होती है, जहां पे आप अपने जीवन के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। अब रिटायरमेंट प्लानिंग का एक कॉर्पस का मैंने नंबर निकाल लिया, मान लीजिए, वो तो प्लान योर वर्ल्ड के कैलकुलेटर से ही निकल आएगा। नॉर्मल सोच क्या होती है कि हमारा रिटायरमेंट का कॉर्पस कोई हमें बता दे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीजों को प्लान कर लें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और 2006 से फाइनेंशियल प्लानिंग में हूं। 30,000 से ज्यादा लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर चुका हूं, और प्लान योर वर्ल्ड पे हमारे साथ में लोग पढ़ते हैं कि अपने जीवन के अचीवमेंट्स कैसे करें, अपने एडवाइजर कैसे बने, क्योंकि अगर आप सैलरीड हैं, मिडिल क्लास हैं, तो आपके जीवन में फाइनेंशियल प्लानर्स नहीं आएंगे। और मानी सी बात है, यू नीड गुड एडवाइजर्स। जब नहीं है, इंडिया में 55 लाख के आसपास इंश्योरेंस एजेंट्स हैं टोटल में, और आपके पास लगभग 3 लाख म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, जबकि फाइनेंशियल प्लानर्स जस्ट आपके पास 3,000 के आसपास फाइनेंशियल प्लानर्स हैं इंडिया में। तो आप अगर मिडिल क्लास में हो तो इनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर अच्छा कब बनता है, जब उसके पास 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो। तो हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड आपको भी अगर पढ़ना हो, आपको अपना एडवाइजर बनना हो, तो planyourworld.com पे जाएं, बेसिक लर्निंग आप करें वेल्दी आईक्यू के साथ में, और एडवांस प्रोग्राम के साथ अपना फाइनेंशियल प्लान खुद बनाइए। फ्रीडम प्लानर कोर्स के साथ में 10 दिन के अंदर अपना फाइनेंशियल प्लान आप खुद बना पाओगे। हम लोग चलते हैं अपने लाइफ की प्लानिंग के ऊपर। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन लाइफ प्लानिंग, इट इज नॉट सिंपल द गोल्स कि आपने गोल्स को मैप कर लिया। मिस्टर संजय बच्चावत और उनकी वाइफ मिसेस संध्या बच्चावत। अगर इनकी बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1981 की, 45 की एज है, मैरिड हैं संध्या के साथ में। 19 सितंबर 1983 संध्या की डेट ऑफ बर्थ आती है, 43 की एज है इनकी। मैं डेट ऑफ बर्थ में डिटेल में नहीं जाता हूं। रेजिडेंट इंडियन है दोनों, एनआरआई नहीं है। अनामिका इनकी डॉटर, जो कि आज लगभग 14 ईयर्स की है। बेटे का नाम है सम्राट, एज 10। इनके फादर मिस्टर सुनील बच्चावत, उनकी उम्र है 75 की। देन हमारे पास में है इनकी मदर की डेट ऑफ बर्थ एंड एज, शी इज 71 ईयर्स। और मोहन जी की बात करें, इनके ब्रदर हैं, इनकी फीलिंग है कि इनके ब्रदर बहुत सेटल्ड नहीं है, इनकी अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई को भी इसमें इन्होंने शामिल किया है इस प्लानिंग के अंदर। उनकी एज है 55 साल की। अब मैं आपके सामने एक एक करके इस डिटेल पे जब जाऊंगा तो आपको खुद क्लैरिटी आती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट सिंपल। एक एंड पे हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट होगी, जीवन कितना चलेगा, वाइफ को क्या तकलीफें हैं, बीमारियां हैं,
संजय को क्या क्या तकलीफें हैं, संजय के जीवन में क्या चाहते हैं संजय। सो करियर पे भी डिपेंड करेगा, हर एक पहलू पे डिपेंड करेगा। क्या आप अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ स्टाइल पे फिट कर सकते हैं? 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है। सो संजय के जीवन में क्या होने वाला है उसको पहले समझ लेते हैं। जो सवाल हमने इनको दिए, संजय को जीवन कैसा चाहिए, आज की उनकी इनकम कितनी है। सो करियर की बात करूं तो करियर आज का उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, बॉस के साथ रिश्ते कैसे हैं, सैलरी कैसी है, अपॉर्चुनिटी कैसी है उनके लिए आगे 2 साल में उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, उनके कॉरपोरेट लाइफ में क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई वो अपने आप में कोई डाउनफॉल या अपनी जॉब में कोई इंक्रीमेंट देख रहे हैं, कोई सैलरी में जंप देख रहे हैं, कोई प्रमोशन देख रहे हैं, कोई अप स्किल कर रहे हैं जिससे इनकम बढ़ सके, कोई भी ऐसी चीज़, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। देन बेटी के लिए क्या सोचा है, 14 साल की बेटी है, पढ़ाई करानी है, अगर इंटरमीडिएट अगर 12th क्लास की बात करूं तो महज 4 साल के बाद में उनको 12th के लिए पैसे देने हैं। देन प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए शादी का क्या प्लान है, क्या शादी ही बच्ची का भविष्य बनाएगी या फिर उन्होंने कुछ प्लान बनाया है। भगवान ना करे अगर शादी अच्छी ना हो तो भी एज ए फादर वो उसके साथ पूरे जीवन खड़े हैं, क्या वो तैयारी उनकी है। ये सारे फैक्टर्स रिटायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ही सोचो, अगर आपके घर में या मेरे पिताजी के एंगल से मैं देखूं, अगर मैं जीवन में स्ट्रगल कर रहा हूं किसी भी पार्ट पे, नॉट फाइनेंशियली ओनली, मैं क्या मेरे पिताजी सपोर्ट करना चाहेंगे, क्या मैं अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहूंगा? बिल्कुल चाहूंगा ना। तो वो जिम्मेदारी बिना सोचे क्या रिटायरमेंट प्लानिंग करी जा सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम उसको भी कंसिडर करके चलेंगे। देन बेटे के लिए क्या प्लान है, बेटे को प्लेटफॉर्म देना है, सेटल करना है। अच्छा, अगर संजय से जब हमने डिस्कशन किया तो संजय ने खुद अपनी लाइफ में पढ़ाई से ग्रोथ ली, तो संजय इज वेरी सेंसिटिव। उनका मानना है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है, तो शिक्षा अच्छी देनी है, तो पैसे अच्छे लगेंगे। सो वो भी कंसिडर करना है। बिकॉज अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूं तो 60% आपके जीवन में रिटायरमेंट प्लानिंग ही बचती है मिडिल क्लास में। लेकिन जब आप बच्चों को भी सेटल करने की बात करते हो तो फिर आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का पैसे भी निकलते हैं, तो इसलिए वो डेटा भी चाहिए होता है। सो हमने वो भी लिया है। सो संजय की अगर मैं बात करूं, हमने जो सवाल उनसे पूछे उसमें था कि कितना बजट चाहिए अपनी बेटी के लिए, तो उन्होंने बताया 25 लाख का टारगेट रखा है आज का, जिसमें कि इन्फ्लेशन जोड़ना पड़ेगा। अपनी डॉटर के लिए 25 लाख का ही रखा है एजुकेशन का बजट। अपने बेटे के लिए 25 लाख का एक एडिशनल पैसा उन्होंने रखा है प्रोफेशनल के बाद अगर मास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और 40 लाख रुपए उन्होंने डॉटर की मैरिज के लिए रखा, और बेटे के लिए 20 लाख रुपए का बजट उनके हिसाब से सफिशिएंट है। उनका अगर ऑफिस के सर्कल की बात करें तो सर्कल में इतने ही पैसे आज की डेट में लगते हैं। अब इन सारी फिगर्स में हमको इन्फ्लेशन लेना पड़ेगा। अब अगर बात करूं नॉर्मल गोल की, तो नॉर्मल गोल मैपिंग अगर बोला जाए तो इस तरह से पॉसिबल है, लेकिन होना ये सब सेविंग्स के साथ ही है। तो हमने पूछा कि रिटायरमेंट का कितना पैसा लगेगा, तो रिटायरमेंट के पैसे की जब बात आई तो रिटायरमेंट पे इन्होंने कहा कि हमारा जो भी पैसा लगता है आज की डेट में खर्चे का, उसी को रिप्लेस करना है। तो आज की इनकी लाइफस्टाइल पे टोटल टैक्स के साथ जो खर्चा जाता है दैट इज 1 लाख रुपीज मंथली। अगर मैं इनके केस में देखूं तो संध्या की जो सैलरी आती है वो सैलरी है लगभग 8 लाख रुपए, इनकी जो सैलरी आती है वो है लगभग 17 लाख रुपीस। संजय की 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम है, 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम संध्या की है। कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से इनको हुआ है 2.4 लाख का, जो कि अननेसेसरीली बुक कर लिया था इन्होंने अज्ञानता में। जिस भी जगह से एडवाइस ले रहे थे वो उन्होंने एडवाइस किया था, यहाँ पे कुछ बचत हो सकती थी लेकिन गलती हो गई। मार्च का महीना बड़ा क्रूशियल होता है, मार्च अभी अभी बीता है और वो गलती वो कर चुके हैं गलत एडवाइस के कारण। दूसरा, जो इनके इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकी इनकम सिर्फ इनकी और इनकी वाइफ की है, एचयूएफ इनके पास में नहीं है। इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी इनकम इनकी अनामिका या सम्राट के नाम से नहीं आती है। इन्होंने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं सारे अपने नाम से ही किए हैं, और इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट की इनकम बचाई जा सकती थी इन्वेस्टमेंट्स में उसको भी नहीं बचाया है। टोटल टैक्स की लायबिलिटी जो परिवार की बन रही है उसमें संजय के एंड पे लगभग 1,82,431 रुपए का टैक्स है, और अगर मैं संध्या की बात करूं तो उनकी इनकम आज की डेट में टैक्स फ्री है, मे भी अगले साल बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर मैं जाता हूं कि घर की ओवरऑल सेविंग्स क्या है,
मैक्सिमम फैमिलीज को ना सेविंग्स नहीं पता होती। सो हमें बजटिंग करने की ज़रूरत है बहुत डिटेल में। सो इसमें सारे खर्चे आ जाते हैं, ग्रॉसरी, फ़ोन का सिम कार्ड का कनेक्शन, या फिर आप फ़ोन बदलते हैं अपने घर में, हर साल कितने फ़ोन बदलते हैं आपके, तो ये प्रॉपर बजटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज अगर ये बजटिंग आप करते हो तभी पता चलता है कि महीने की मेरी बचत कितनी है, अदरवाइज बचत पता ही नहीं चल पाती। इस केस में हमने अजम्पशन के तौर पे जो लिया है, और एक मोटा मोटा कैलकुलेशन हमने आपके लिए पहले से किए हुए हैं, क्योंकि अजम्पशंस का मैटर ये आ जाता है कि बच्चों को पॉकेट मनी कितना दे रहे हैं, कितना उसमें इंक्रीज आने का चांस है, कोचिंग में जा रहे हैं वो उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज बेटी अगर अचानक से किसी कोचिंग की बात आती है बेटे की पढ़ाई के लिए, या बेटे के लिए समर कैंप्स की बात आ जाती है, तो वहां पे आपके बजट्स और निकलते हैं। सेविंग्स की बात करो तो ऐसी फिगर्स आती हैं जिसमें कि बहुत सारे एक्सपेंसेस आपकी सेविंग्स को कम कर देते हैं, जो कि प्लान नहीं रहते, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं तो उसको अकाउंट फॉर करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बट अल्टीमेटली द आइडिया इज कि यू मस्ट हैव अकाउंट वाइज सेविंग्स, कि आपके घर में जितने पैन नंबर्स हैं उनकी सेविंग्स कितनी होती। सो नेक्स्ट पार्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट के साइड पे। सो रिस्क मैनेजमेंट में इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है। सो अल्टीमेटली दे कंसीडर्ड लाइफ इंश्योरेंस एज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अब क्या फर्क पड़ता है, देखिए आप बोलोगे रिटायरमेंट प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट में लाइफ इंश्योरेंस क्यों आ गया। भैया बंदा जिंदा रहेगा तो रिटायरमेंट होगा, अगर जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, परिवार के लिए बच्चों को कहाँ छोड़ दें, भाई जिम्मेदारी तो हमारी अपनी होती है। सो दूसरा पार्ट क्या आता है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे ही इंडिया में इंश्योरेंस खरीदते हैं लोग। कौन एजेंट आपको आके टर्म प्लान पिच करता है, वो तो आके आपको इन्वेस्टमेंट दिखाता है। अल्टीमेटली इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल, और हमको इससे बचना चाहिए। बट इनकी बात करूं तो इन्होंने क्या किया, 2020 में इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जो कि पेंशन प्लान था। 1 लाख रुपए इसमें प्रीमियम जा रहा है ईयरली, मार्च के महीने में दे रहे हैं। एंडोमेंट प्लान की बात करूं तो संध्या ने एक एंडोमेंट लिया हुआ है 48,000 रुपीज ईयरली का, जो 2010 में लिया था 30 साल के लिए। और एंडोमेंट प्लान है जिसके ऊपर प्रीमियम है 2.5 लाख रुपए साल का, तो ये पैसा भी तो जा ही रहा है ना। अल्टीमेटली ये मैच्योर होके आएगा, और उसकी मैच्योरिटी भी कहीं ना कहीं कॉर्पस में या बच्चे की एजुकेशन में काम आएगा। बट मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी इसमें हो चुका है। अब सवाल ये उठता है, शुड दे कंटिन्यू इट और डिसकंटिन्यू इट। आप अपनी एक प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, जब आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो बहुत फर्क आ जाता है, बिकॉज आप रिस्क को मैनेज करते हो, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचते। सो यहाँ पे हम लोग अभी इसको छोड़ देते हैं, बट डेफिनेटली चूंकि हमने इसको किया हुआ है तो वी हैव डिसकंटिन्यूड पेंशन प्लान, बिकॉज बहुत बड़ा नुकसान होगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिटायरमेंट में तकलीफ बढ़ने वाली है इनकी। देन मेडिक्लेम की अगर मैं बात करूं, हेल्थ इंश्योरेंस की, तो उस साइड पे भी वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, सो मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर रहा हूं। एंड रिस्क मैनेजमेंट साइड से बहुत सारी चीज़ें इनकी कवर्ड नहीं थी। तो इस पार्ट पे क्या इशू था, डायबिटिक हैं, करियर शायद लंबा नहीं चलेगा, एंड ही वांट्स फाइनेंशियल फ्रीडम। उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि अगले 10 साल के अंदर बाय द एज ऑफ 55 ही शुड बी फाइनेंशियली फ्री। अगर जॉब चली भी जाती है, संध्या विल कंटिन्यू दैट जॉब, एंड इनका घर चलना चाहिए। आगे देख लेते हैं, इनके यहाँ पे होम लोन भी है। सो होम लोन की बात करूं तो होम लोन पे 25 लाख का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है इनके पास में अभी, जिसका टोटल ईएमआई जो जाता है, पुराना लोन है 39,000 के अप्रोक्स का, और इन्होंने इसको इंश्योर्ड नहीं किया हुआ है। सो ये भी रिस्क मैनेजमेंट में जुड़ जाता है। सो होता क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में यू कंसीडर एवरीथिंग इन अ सिंगल फॉर्म। सो जब सारी चीजें आप एक जगह पे फिल करते हो तो यू नो कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स, आपका डिसीजंस जो होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे। सो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जितना नेसेसरी डेटा था हमने ले लिया है। एसेट्स इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, एक घर है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्यूचुअल फंड्स में लगभग इनके पास में 45 लाख के आसपास पैसा है, और पीएफ में अगर बोलें तो संजय के पास में पैसा है 43 लाख का, और संध्या के पास 21 लाख रुपीस का पीएफ में बैलेंस है। अब हम लोगों के पास जो मैच्योरिटीज आएंगी, इन पीएफ से जो पैसा बचेगा, जो भविष्य में मिलेगा, और मैच्योरिटी जो होगी इंश्योरेंस से एक प्लान छोड़ करके बाकी हमने डिसकंटिन्यू किए हैं, वो पैसा हम कंसीडर करेंगे, म्यूचुअल फंड को कंसीडर करेंगे। देन एक कॉर्पस पे आएंगे कि कॉर्पस इनका कितना चाहिए। अब इसमें एक दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इनके लिए। सवाल ये बनता है कि रिटायरमेंट के बाद ये इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। इनके पास जो भी नॉलेज है, इनकी ओपिनियन है, उसमें तो सारी चीजें गलत है।
सो अल्टीमेटली उनके पास में पेंशन प्लान बचा, इमीडिएट इनकम के लिए एसडब्ल्यूपी बचा। क्या पूरा होगा? क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट पे जाता हूं कि कॉर्पस चाहिए, तो कॉर्पस इज सब्जेक्टिव। अब इनके घर का खर्चा 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख के लिए हमें जो पैसे चाहिए वो बहुत बड़ी रकम है। अभी हम कैलकुलेटर के माध्यम से इसको डिस्कस करने वाले हैं कि उनको कितना पैसा चाहिए। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट सेफ उसमें लेके चलते हैं तो इनके पास में पैसा कम पड़ता है। क्योंकि 4 साल बचे हैं तो सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है बेटी के लिए, बेटे के लिए शायद रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हो, अल्टीमेटली क्या टैक्स बचा सकते हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर परिवार में आते हैं। और दीज आर कस्टमाइज्ड, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है। कुछ इन्वेस्टमेंट आपको 2031 में करने हैं, कुछ 2026 में, 27 में, 28 में, तो उनको आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स में। सो आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान पे जो डिसीजन मेकिंग है उसका फर्क आता है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं किसी गोल को प्रीपोन करूं या पोस्टपोन करूं, बहुत फर्क पड़ जाता है किसी के जीवन पे। बहुत सारे सवाल आपके जीवन में रहते हैं, और संजय जी की बात करूं तो उनके ये सारे सवालों के जवाब उनको ही देने थे। तो हमने इस वीडियो के पर्पज से एक अजम्पशन ले लिया है कि उनके खर्चों में इस तरीके के खर्चे रहेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट कौन से रहने वाले हैं। तो इसके साथ अगर मैं बोलूं, रिटायरमेंट के लिए हम खर्चे ले रहे हैं 1 लाख रुपए महीने के, और जो इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं 80,000 रुपए महीने का कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चों का भी इन्वेस्टमेंट है और इनके अपने लिए भी जो रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट है इसी 80,000 में से निकलेगा। तो आइए चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर पे। रिटायरमेंट के लिए जो इनका बजट है वो 40,000 रुपए रिटायरमेंट के लिए दे सकते हैं। जो बच्चों के इन्वेस्टमेंट्स जब खत्म हो जाएंगे, जब बच्चे अपने पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद अपना एलोकेशन ये बढ़ा सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। फिलहाल के लिए 40,000 रुपए महीने का ही इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। सो हमने टाइप कर लिया www.planyoworld.com। यहाँ पे आके आप सिलेक्ट करते हैं कैलकुलेटर पे रिटायरमेंट का कॉर्पस के लिए, रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर। 1 लाख के हमने खर्चे ले लिए, इन्फ्लेशन हमने 7% का ले लिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 है, और रिटर्न जो इनको मिलेगा वो हम मान के चल रहे हैं 6% का रिटर्न मिलेगा इनको। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें छोटा सा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है। तो 1 लाख रुपए पे हमारा टोटल कॉर्पस कितना बनेगा, हम उसके ऊपर चलते हैं। टोटल कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है 11 करोड़ 83 लाख रुपीज़। लगभग 12 करोड़ रुपए की ज़रूरत होने वाली है इनको सिर्फ रिटायर होने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि क्या इतनी सेविंग्स हो रही हैं? तो जो हम लोग फ्रीडम प्लानर में जो एडवांस्ड कोर्सेज में जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, अब हम उसको यूज़ करके देखते हैं कि इनके केस में क्या होने वाला है। मोटे मोटे तौर पे जो फिगर्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे ये टूल्स पहले से बनाए हुए हैं और ये फ्रीडम प्लानर में भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हमें पता है, हम उसको ले लेते हैं एग्जैक्टली। 1 लाख रुपए हम एक्सपेंसेस ले रहे हैं। 60 की एज में रिटायरमेंट होगा। 44.48 ईयर्स का इनका आज की एज है लगभग। अब अगर देखें तो ईयर वाइज अगर देखा जाए टोटल में, तो इनके जो खर्चे होंगे एनुअल एक्सपेंसेस दैट वुड बी 34 लाख 60th ईयर में। अब इसमें जो भी इनका कॉर्पस आ रहा है वो इतने कॉर्पस की ज़रूरत है लगभग 12 करोड़ रुपए की। अब देख लेते हैं, एनपीएस है, एसआईपी है। इनके केस में अगर एसआईपी की मैं बात करूं तो ही इज़ इन्वेस्टिंग मंथली रफली एक अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आज के डेट में 25,000 का है, और हमने जो इनकी वैल्यू है 45 लैक्स की इनकी वैल्यू है म्यूचुअल फंड में, हमने उस फिगर को ले लिया है। टोटल में इससे जो रिटर्न बनेगा, ईयरली रिटर्न हम लेकर के चलते हैं 12% का। अगर डायरेक्ट में जाते हैं तो हम 13% का रिटर्न ले लेते हैं। 13% के हिसाब से, और 25,000 का एसआईपी है, और इसमें हमने लिया है कि ये ग्रोथ मोड इसमें लेंगे कि स्टेप अप अगर 7% का कर रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए इनके इससे इकट्ठा हो जाएंगे। अब जनरल अप्रोच क्या होती है? जनरल अप्रोच होती है कि भाई मेरे पास 5 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे, चला लूंगा काम। कैसे चलेगा? अगर जरूरत है 12 करोड़ की तो 12 करोड़ चाहिए। हाँ, स्ट्रैटेजी अगर चेंज कर लें तो ऐसे में बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज आती है कि आप आज क्या, भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बच्चों की एजुकेशन भी पूरी होनी है, बच्चों का प्लेटफॉर्म भी सेट होना है, डॉटर के लिए भी चाहिए पैसे, अनामिका को भी सेटल करना है, उसके पैसे भी चाहिए, और उसके लिए पूरी ज़िंदगी खड़े भी रहना है। तो कस्टमाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? जहाँ पे एक बंदा चुनता है
कि 8 से 10 तरह की अगर स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से कौन सा उसके लिए फीजिबल है। भाई वो हो सकता है अपनी जॉब को छोड़ करके वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे उतर जाए, हो सकता है पोस्टपोन कर लें, हो सकता है इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें, कुछ खर्चों को कम कर लें। साथ में अगर उनको लगता है कि वो पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान कर सकते हैं, रेंटल इनकम पे जा सकते हैं, तो ऐसी 10 तरह की कम से कम स्ट्रैटेजीज आती हैं। तो हर बंदा अपनी स्थिति में अपने अचीवमेंट्स कैसे करें, इसके लिए कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग ही सॉल्यूशन होता है। सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर लें कि इन्वेस्टमेंट कर लें तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अब अगर इसकी बात करूं, आप कहोगे वीडियो को कंक्लूड किया जाए, 40,000 की सेविंग आज की है, तो इनको पहले तय करना पड़ेगा इस परिवार को कि इनको कैसी ज़िंदगी चाहिए। जो 10-15 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उनको निकालने पड़ेंगे जो मैंने वीडियो में पूछे हैं, और यही आपकी लाइफ में भी इसका सॉल्यूशन निकलता है, बिकॉज कस्टमाइज्ड प्लान ही चाहिए। अगर मैं इसको तय करूं कि इसको पेंशन प्लान से कर लें, नॉट पॉसिबल, SWP से कर लें, नॉट पॉसिबल। सो अपने आप में कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेंगे, कैसी लाइफ जिएंगे, ये सारे फैक्टर्स साथ में आएंगे करियर के साथ। अब अगर इनके पास में, मैं मान लेता हूँ इनके पास में NPS नहीं है, अगर इनके पास में हम जोड़ लें थोड़ी देर के लिए कि कॉर्पस में इनके पास PF भी है, 70 लाख का मैंने PF ले लिया है, यहाँ पे 20,000 का मैंने इनका महीने का PF ले लिया है, हस्बैंड वाइफ दोनों का मिला के लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2,40,000 होता है। सो अब अगर देखें तो 3 करोड़ के आसपास का इनके पास में वॉल्यूम यहाँ से आता है। इसको मैं 30,000 कर देता हूँ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ भी। देन ऑल्सो द कॉर्पस बिकम्स रफली 10 करोड़ 83 लैक्स। अब अगर आप देखें 12 करोड़ की ज़रूरत है, एकदम टाइट मामला है यहाँ पे। सो अगर ये उस केस में ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे के जब एजुकेशन हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, उस जगह पे अगर ये अपने पैसे बढ़ा दें रिटायरमेंट के लिए तो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड एक ही शर्त यहाँ पे आती है कि ये किसी भी हाल में अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा नहीं सकते। अगर लाइफस्टाइल बढ़ाई तो फिर इनका रिटायरमेंट बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। सो आपकी लाइफ में जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, ये आप कस्टमाइज्ड प्लानिंग के जरिए ही ले सकते हैं। नॉर्मल प्लान लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर किस्मत अच्छी है तो हो जाएगा, अगर बच्चों को संस्कार दिया है तो हो जाएंगी चीज़ें कि बच्चों पर डिपेंड हो सकते हैं, रिश्ते अच्छे बना के रखें। अदरवाइज अगर आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल चाहते हैं तो गो फॉर कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। या तो आप बहुत अच्छा एडवाइजर ढूंढें जिनकी फीस होती है कम से कम 3 लाख रुपए साल की फीस चार्ज करते हो, उन्हीं के साथ काम करें, या फिर खुद पढ़ाई कर लें। बहुत सिंपल है, आप अपनी स्थिति को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। आप जब एडवाइजर्स से मिलते हैं आपको समझाना पड़ता है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, एंड वी हैव पैनल ऑफ प्रोफेशनल्स। तो आप जब पढ़ते हैं तो आप उनकी ओपिनियन से पढ़ते हैं चीज़ें। सो जो कोर्सेज बने हैं वो इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि आप डिटेल में समझ सकें, 10 दिन में आप अपना पूरे प्लान को कंस्ट्रक्ट कर सकें, पूरी स्ट्रैटेजीज फाइनल कर सकें, और जीवन भर आप पढ़ते चलें, अपडेटेड रहें। आपको किसी एडवाइजर पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा मुझे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो बिलीव करते हैं लाइफ को कंट्रोल करने में, वक्त रहते जो एक्शन लेते हैं। आप भी अपने एडवाइजर बनना चाहते हैं, आप वेल्दी IQ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और एडवांस प्रोग्राम में कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग भी अपने आप कर सकते हैं, जस्ट इन ₹1999 ओनली। स्टार्ट लर्निंग नाउ।